10th क्लास के 10वें अध्याय वृत्त को आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वृत्त की कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले वृत्त क्या होता है। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से समदूरस्थ होते हैं। ठीक, और जो नियत यानी कि फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा वृत्त का सेंटर कहलाएगा। और सेंटर को हम कैपिटल C या फिर O ओरिजिन से भी व्यक्त करते हैं। जैसे हमने मान लो कोई सेंटर फिक्स किया O और इससे निश्चित दूरी पर बहुत सारे बिंदु ले ले P1, P2, P3, P4 और उन सारे बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें एक समुच्चय प्राप्त होगा या जो आकृति प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, वृत्त होगी। बस ध्यान ये रखना है कि पॉइंट फिक्स होना चाहिए और उन बिंदुओं की सभी बिंदुओं की उस पॉइंट से जो दूरी है वो भी फिक्स रहनी चाहिए, तो प्राप्त होने वाली आकृति हमारी सर्कल होगी। उसके बाद परिधि क्या है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जैसे मान लो हमने P1, P2, P3 इन सभी बिंदुओं को मिला दिया, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि P1, P2, P3 बिंदु जिस रेखा पर स्थित होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। या केंद्र से समान दूरी पर होते हैं वो वृत्त की परिधि कहलाता है। तो परिधि क्या है, परिधि वृत्त में वह वक्र रेखा है जिस पर P1, P2, P3 बिंदु उसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं, परिधि कहलाता है। और हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, जहां r उसकी त्रिज्या होती है, यानी कि वो निश्चित दूरी होती है जो केंद्र से परिधि के बीच की है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या। परिधि पर स्थित बिंदु P से केंद्र O तक खींची गई ऋजु रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है। एक वृत्त की असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, खींची जा सकती है। जैसे मान लो हमने OP1, OP2 असंख्य बिंदु से मिलकर बनाए तो असंख्य त्रिज्याएं हम खींच सकते हैं। और सभी त्रिज्याएं हमारे पास क्या होंगी, लंबाई में समान होंगी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा जीवा। जीवा क्या है, जैसे मान लो हमने सर्किल लिया, अगर हम वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी जीवा। और किसी वृत्त पर हम असंख्य जीवाएं खींच सकते हैं, ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी जीवाओं की लंबाई समान हो। जैसे हमने A और B परिधि पर कोई दो बिंदु थे, इनको मिलाया तो हमें जीवा प्राप्त हो गई। व्यास क्या होगा, व्यास भी हमारी एक प्रकार की जीवा ही है, लेकिन व्यास हमारा हमेशा सेंटर से होकर जाने वाली जीवा, यानी कि केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होगी। यहाँ पर हमने AOB सेंटर से जा रही है, इसका मतलब ये व्यास होगी। और व्यास क्या करेगा, किसी भी सर्किल को तो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको हम दोनों पार्ट्स को सेमी सर्किल यानी कि अर्धवृत्त कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ द सर्किल क्या होता है। किसी वृत्त में कोई जीवा खींचते हैं तो जो जीवा खींचेंगे वह उस वृत्त को दो भागों में बांटेगी। बराबर भागों में बांटेगी तो अर्धवृत्त हो जाएगा, लेकिन दो भागों में बांटेगी तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा, एक वृत्तखंड कहलाएगा। बड़ा जो भाग होगा वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा और छोटा भाग हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। जैसे हमने मान लो AB जीवा खींची तो ये हमारा बड़ा पार्ट हो गया ACB, ठीक, और ADB हमारा छोटा भाग हो गया। AB जीवा हो गई, O वृत्त का सेंटर हो गया, तो हमें ये वृत्तखंड प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, चाप और त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड
चाप और जीवा से घिरा भाग होता है, जबकि त्रिज्य खंड त्रिज्याओं और चाप के बीच का। वैसे एडी भी चाप है, यहाँ भी एडी भी चाप ही है, लेकिन ए भी जीवा है, लेकिन यहाँ पर जो ए ओ बी है ये हमारा त्रिज्य खंड बनाएगा पूरा मिलकर के। तो त्रिज्याओं के बीच का भाग त्रिज्य खंड होगा, जीवाओं के बीच से घिरा भाग वृत्त खंड कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र रेखा। दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा केंद्र रेखा कहलाएगी। जैसे मान लो हमने दो या दो से अधिक वृत्त खींच दिए, यहाँ पर हमने खींचे दो वृत्त ये बनाए और एक वृत्त ये, तो O1 O2 ये हमारी जो रेखा है वो दोनों वृत्तों के केंद्र से होकर जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे केंद्र रेखा। ठीक, क्योंकि ये दोनों वृत्तों के सेंटर पॉइंट से होकर के जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसे वृत्त हैं जिनका सेंटर एक ही है, जैसे हमने दो वृत्त खींचे, इन दोनों वृत्तों का सेंटर क्या है, पॉइंट O1 है, तो ये दोनों वृत्त हमारे संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। उसके बाद है अगला उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, कॉमन कोड क्या होती है। जीवा तो हमने पढ़ा अभी, उभयनिष्ठ जीवा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन होगी हमारी ये किसी भी दो सर्कल में। यदि दो वृत्तों में जो दो वृत्त ये हमने लिए O1 और O2 सेंटर के, दो वृत्त एक दूसरे को काटेंगे या प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को, जैसे मान लो इन दोनों ने यहाँ प्रतिच्छेद किया ए और बी पर, तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा उन वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कहलाती है। तो ए भी हमारी उभयनिष्ठ जीवा है। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा उनकी केंद्र रेखा पर लंबवत स्थित होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा होगी उनकी केंद्र रेखा पर लंबवत होगी, तो ए भी लंब होगा किस पर, O1 O2 पर। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, दो वृत्तों की जो केंद्र रेखा है उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंब समद्विभाजक होती है। यानी कि अगर मान लो हम इस पॉइंट को P मान लेंगे, तो AP और PB आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान रखेंगे, केंद्र रेखा उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करती है और ये केंद्र रेखा पर लंब भी होती है। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने जो पहले पढ़े थे, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2 या व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या होता है, परिधि बराबर 2πr या C बराबर पाई इंटू डी हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की जीवा, अगर हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है C√r² माइनस d², जहाँ r क्या है, हमारा वृत्त की त्रिज्या है, और d वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी है। तो कोड की लंबाई हमने निकालनी होगी, तो उस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर देंगे 2√r² माइनस d²। और ये भी हमने प्रमेय पढ़ ली थी 9 में कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक, ये हमारी पिछले 9th की प्रमेय है। चक्रीय चतुर्भुज भी हमने पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, अगर किसी वृत्त पर अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष स्थित है तो वो चतुर्भुज हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आकृति में ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जैसे सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, A + C बराबर 180, B + D बराबर 180, या फिर हमने बहिष्कोण प्राप्त किया DCE का मान किसके बराबर होगा, BAD के बराबर होगा। उसके बाद हमारी यह छेदक रेखा, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा टेंजेंट क्या होगा, जब कोई ऋजु रेखा किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है तो हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
वह बिंदु उस वृत्त का स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक, तो इसके लिए हमने जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा स्पर्श रेखा, तो AP भी हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक, P हमारा क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा, OP लंब हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या। अगर मान लो कोई पॉइंट नहीं दिया हमसे, तो हमारे पास असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदु हैं और असंख्य बिंदु होने के कारण हम उस पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा है जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचना संभव नहीं है। ठीक, तब वो हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। तीसरा है कोई बिंदु अगर वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उस बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, जो ये है APB। चौथा है अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तब उस पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक है हमारी PT1 और दूसरी है PT2। यानी कि दो ही स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों ही लंबाई में आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। इसको हम प्रमेय नंबर 2 जो हमारी दूसरी प्रमेय है उसमें प्रूफ करेंगे कि सिद्ध कीजिए वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। और इसको हम प्रमेय नंबर 1 में प्रूफ करेंगे कि सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र को अगर हम स्पर्श बिंदु से मिला देंगे तो प्राप्त रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होगी या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो ये पहली और दूसरी प्रमेय है इसकी, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे।